गाइस, दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा देने वाला साल 2024 की इलेक्टोरल बैटल शुरू होने वाली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है यानी कि आप है और तीसरी बार सत्ता में वापस आने का सपना देख रही है, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं उसे हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार कर रही है। क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी से इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की नए मूव्स रंग ला पाएंगे? क्या इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा? तो चलिए इस चीज पर आज डिटेल से बात करते हैं। आपकी चुनावी रणनीति, नए चेहरे और दिल्ली की जो राजनीतिक अखाड़े में बदलते डायनामिक्स हैं उसकी पूरी इमेज को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो कहानी है ये फोकस करती है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन और कैंडिडेट सिलेक्शन को। जो चुनावी मुकाबला है यानी कि जो इलेक्टोरल बैटल है वो पहले से और ज्यादा टफ होता चला जा रहा है। पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आ गए हैं। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए जो भी नाराजगी है और जो की लीडर्स है उनकी गिरफ्तारी से जो भी इनस्टेबिलिटी हो गई है, और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, खासकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, जो भ्रष्टाचार के आरोपों को पकड़कर चुनावी मैदान में उतर रही है। इन सारे सिचुएशंस में आप अपनी रणनीति को नए सिरे से ढालने की कोशिश कर रही है ताकि अगले चुनावों में पार्टी को मजबूत सिचुएशन में रखा जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, जो आपके सीनियर लीडर और फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। सोर्सेज के अनुसार पार्टी उनके लिए एक नई सीट पर चुनाव लड़ने का विचार कर रही है। ये जो बदलाव है इस वजह से हो सकता है क्योंकि पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ और सीटों पर ज्यादा जरूरी कैंडिडेट्स की यानी कि जो की कैंडिडेट्स हैं उनकी जरूरत है। सिसोदिया जो पिछले 3 चुनावों में पटपरगंज से जीत चुके हैं, उनको अब जंगपुरा से मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरीके से पटपरगंज से एक नए चेहरे को उतारा जा सकता है जिसमें वो नेता आ सकते हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में पार्टी को ज्वाइन किया है, जैसे कि फॉर्मर कांग्रेस एमएलए यानी कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू या फिर फॉर्मर बीजेपी एमएलए जितेंद्र सिंह शंटी। ये जो बदलाव है ये आपकी योजना का हिस्सा है जिसमें पार्टी में सीटों के चुनाव में न केवल पॉपुलैरिटी बल्कि हर सीट के चुनावी माहौल को भी ध्यान में रखा है। मनीष सिसोदिया ने 2013 में, 2015 में और 2020 में पटपरगंज से चुनाव जीतने के बाद भी ये माना कि इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। 2020 में बीजेपी की जो कैंपेन था या फिर बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है उसमें स्पेशली सीएए विरोधी प्रदर्शनों को लेकर हमला किया गया था। हालांकि इस बार बीजेपी को कोई ऐसी एकजुट करने वाली लहर नहीं मिली जिस पर वो जोर दे सकें। आपने नवंबर 2023 में 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जिसमें पार्टी ने कुछ सीट विरोधी प्रदर्शनों को लेकर हमला किया गया था। हालांकि इस बार बीजेपी को कोई ऐसी एकजुट करने वाली लहर नहीं मिली। पार्टी ने ये जो बदलाव है सर्वे के जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनके आधार पर किए हैं। इसके बाद पार्टी ने इस दिशा में भी कई और ऐसे बदलाव किए हैं जिसमें पार्टी के पुराने नेताओं जैसे कि दिल्ली असेंबली के अध्यक्ष जो है राम निवास गोयल और तिमारपुर के एमएलए दिलीप पांडे, इनका नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने ये घोषणा की है कि वे इस चुनाव में नहीं उतरेंगे। इस बार के चुनाव के लिए आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस पर है। पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि इस बार असेंबली इलेक्शन किसी भी दूसरे चुनाव से बहुत ज्यादा अलग होंगे क्योंकि आप इस बार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 2013 में जब पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था तो वो सबको चौंकाते हुए अच्छी पोजीशन में रही थी। 2015 में 67 में से 67 सीटें जीतकर आपने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, जबकि 2020 में पार्टी ने 70 सीटों में से 67 सीटें ही जीती थी। हालांकि इस बार की जो पार्टी की सिचुएशन है, जो अभी सिनेरियो है वो पूरा का पूरा अलग है। नई इसमें चैलेंजेस दिखाई देंगे और इसमें नए अपोजिशन के मोर्चे खुल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली लिकर पॉलिसी के केस में कुछ महीनों तक जेल में रहना पड़ा था, जिसमें पार्टी को गहरा ब्लो भी मिला था, गहरा झटका भी लगा था। इसके अलावा दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच में तनाव और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ में विवाद ने आपकी सिचुएशन को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया। कुछ एमएलएस की ये शिकायत रही है कि कई जरूरी काम हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं महीनों तक अटकी रही, और दूसरी साइड बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमला
हमलावर बनी हुई है और खासकर केजरीवाल को निशाना बना रही है। हालांकि आप ने कांग्रेस से अलायंस करने से मना कर दिया है, बिल्कुल इनकार कर दिया है, जो कि भारत के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि इंडिया का हिस्सा है। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी और उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी निर्दोषता को साबित करने के लिए फिर से चुनाव में उतरेंगे। फिलहाल पार्टी में जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी ये साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में कैंडिडेट्स की पॉपुलैरिटी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मेन फैक्टर्स होंगे। अब जो इनसाइडर्स हैं उनके अनुसार आपके लिए ये जो चुनाव है वो मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के पास अपनी सरकार को पहले जैसी पॉजिटिव परसेप्शन नहीं है। जब दिल्ली में इलेक्टोरल बैटलफील्ड तैयार हो रही है तो आपके लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो राइट कैंडिडेट को उतारे ताकि वो चुनावी सफलताओं की ओर बढ़ सके। ये जो प्रोसेस है इसमें पार्टी को कई बदलाव करने पड़े हैं, जिसमें उनकी जो भी स्ट्रेटेजी है और जो पोजीशन है उसको भी मजबूती मिल सकती है। आपने अभी तक केवल 11 कैंडिडेट्स की ही घोषणा की है, लेकिन पार्टी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि कुछ और सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम नॉमिनेशन डेडलाइन के पास आते आते घोषित किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में पार्टी वर्कर्स और जो भी काउंसिलर्स हैं उनके बीच में समस्याएं हैं वहां पर कैंडिडेट्स का नाम जल्दी घोषित किया जाएगा ताकि जो पार्टी का बेस है मजबूती से खड़ा हो सके। बाकी एरियाज में कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कुछ देरी से हो सकती है। ये पूरा इलेक्शन सिनेरियो ये चीज दिखाता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां पर अपनी पॉपुलैरिटी और रिकॉर्ड पर फोकस कर रही है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की जो भी चुनावी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए भी उसे खुद को नए तरीके से स्थापित करना होगा। आपकी जो भी राय है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।